You all in chemistry drive with Ravneet. So previously we have discussed the basicity of aliphatic amine and aryl alkyl amine. So today we are going to discuss the basicity in aromatic amine. तो हमने बहुत सारी एग्जांपल पहले कर ली थी, अब एरोमेटिक की आज हम एग्जांपल्स करेंगे. तो ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. सो वीडियो को आपको एंड तक देखना है. सो पार्ट ए में हम जर्नल डिस्कस करेंगे अबाउट कि कैसी एरोमेटिक अमीन्स जो है वो बेसिक नेचर शो करते हैं. फिर हम सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट डिस्कस करेंगे और स्टेरिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो समझाने वाली हूँ. तो चलिए सबसे पहले जो है हम जर्नल बात करते हैं हमारा एनालिन. एनालिन जो है वो कितना बेसिक है, अगर है भी तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. तो सबसे जो है इसमें नाइट्रोजन जो है इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको आप कहते हो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो एनालिन है इसमें फिनाइल रिंग के साथ आपका NH2 ग्रुप अटैच है और फिनाइल रिंग का होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है, जिसकी वजह से लोन पेयर जो नाइट्रोजन पे हैं दे कम्स इन रेजोनेंस विद दैट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दिस बेंजीन रिंग. तो ये आपके पास अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करिए रिंग. तो इसके चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं. रेजोनेटिंग बनाने का स्ट्रक्चर तरीका यही है. सबसे पहले सिग्मा इलेक्ट्रॉन सारे बना लिए. जो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी हमने नहीं हिलाए हैं पहले वो ड्रॉ करेंगे. ठीक है. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे शिफ्ट होगी ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे पाई इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आ गया आपके पास सिग्मा बॉन्ड SH रहा, ये आपके पास आ गया पाई बॉन्ड. तो ये आ गया NH2 और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट करती जाएगी, डबल हेडेड एरोज आप बनाते जाएंगे और ये आ गया आपके पास नेगेटिव NH2 पॉजिटिव. फिर से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी. ठीक है. तो जैसा आप देख रहे हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है एनालिन के पॉसिबल हैं. जो आपके पास लोन पेयर थे दे कम्स इन रेजोनेंस. ठीक है. दे कम्स इन जो लोन पेयर था ऑफ नाइट्रोजन इट कम्स इन रेजोनेंस विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ योर बेंजीन रिंग. सो देयरफॉर जब इसी में इन्वॉल्व हो गए तो ये किसी को दे नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन इतना. तो दैट्स वाई जो एनालिन है वो क्या है, लेस बेसिक. ठीक है. वो रेडली अवेलेबल नहीं होते किसी को डोनेशन के लिए. अब यही अगर सपोज कर लो इसने किसी को इलेक्ट्रॉन अपना ये पेयर दे भी दिया तो एक चौथा जो आपके इसने बॉन्ड बना भी लिया. ठीक है. इसकी आपको पता है कि 3 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, ऐसे होते हैं ना लोन पेयर. तो ये अगर किसी को दे के 4th बॉन्ड बना भी लेता है, जैसे मतलब ये आ गया NH3. ठीक है. NH3 पॉजिटिव आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी. ठीक है. और अगर यहाँ रिंग लगी हुई है तो फिर NH3 पॉजिटिव आ जाएगा. तो अगर इसने सपोज ये बॉन्ड बना भी लिया अपने लोन पेयर दे के तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एनालिनियम आयन. और अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश भी करोगे तो 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है. तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये प्रेफर ही नहीं करेगा. उसको पता है कि अगर मैंने दे के बॉन्ड मतलब मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर दे के जो है नेक्स्ट बॉन्ड 4th बना भी लिया तो मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इतना रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है. तो यू कैन से देयर इज अ लेसर स्टेबिलिटी ऑफ एनालिनियम आयन. सो देयरफॉर जो एनालिन है वो प्रेफर नहीं करता कि मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे पाऊँ. फिर उसके बाद आप यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हो अगर आपको कंपेयर करना है एनालिन की बेसिसिटी को किसके साथ, विद दैट ऑफ द एलिफेटिक वन. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम एनालिन को एलिफेटिक जो हमने जैसे कल जो वीडियो थी प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था, एलिफेटिक में अमोनिया जैसे हो गया. ठीक है. या मिथाइल अमीन हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे. अमोनिया NH3 हो गया, फिर मिथाइल अमीन CH3NH2. अब ऐसी क्या चीज़ है जो एनालिन में है और इनके पास नहीं है, दैट मेकिंग द एलिफेटिक अमीन मोर बेसिक देन दैट ऑफ दीज एरोमेटिक अमीन. सो यही रीज़न है कि इनके केस में क्या होता है, फिनाइल रिंग अटैच होती है. फिनाइल रिंग अटैच होने की वजह से जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में आ जाते हैं. फिनाइल रिंग अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे इतने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक वन. तो याद रखिएगा कि जो आपका एनालिन है दैट इज़ लेस बेसिक एज़ कम्पेयर टू योर एलिफेटिक अमीन्स. सो नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जो करने वाले हैं ये वाली N मिथाइल अमीन एंड NN डाइमिथाइल अमीन एंड एनालिन. तो ये समझाने से पहले एक चीज़ देखिए कि सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी चलिए मिथाइल ग्रुप लगा है. तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो बेसिसिटी है आपके
एनालीन की, अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो अटैच है रिंग पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आई होप आपको नाम कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आते होंगे, अगर नहीं आते तो आप लिख लीजिए। नाइट्रो ग्रुप हो गया, क्लोरो ग्रुप हो गया, ठीक है, तो और COH ग्रुप हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है आपकी ये वाली जो एनालिन है रिंग पे, कहीं पे भी, अगर ये NH2 है, यहाँ पे कहीं पे भी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है, वो क्या करेगा, बेसिसिटी को हमेशा क्या करता है, कम, क्योंकि वो नाइट्रोजन के लोन पर अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। यही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप लिख सकते हो, जैसे मिथाइल हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, देन NH2 हो गया, देन मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये सारे बेसिसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हैं नाइट्रोजन पे। जितने ज़्यादा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे वो किसी को भी देने में हिचकिचाएगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, याद रखिएगा वो ज़्यादा प्रिडोमिनेट किस पोजीशन पे होता है, पैरा पोजीशन। हमेशा ज़्यादा प्रिडोमिनेट जो है इलेक्ट्रॉन जो भी बेस, चाहे वो आप कह सकते हो वीकनिंग इफेक्ट है, चाहे बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है, इट मार्क्ड मोर एट द पैरा पोजीशन। फिर एक चीज़ आपने और याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा बेसिसिटी को कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हमेशा बेसिसिटी को, एनालिन को बढ़ाते हैं। और पैरा पोजीशन पे इफेक्ट जो है बड़ा ही मतलब रिमार्केबल वहीं पे लगता है मोस्टली। तो उसके बाद एक चीज़ याद रखनी है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट याद रखना है कि कोई भी जो ग्रुप है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अगर वो सपोज कर लो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, सपोज ये OH लगाया मैंने, ठीक है, इसको बिना सोचे समझे जब कंपैरिजन आता है तो पीछे उठा के इसको लगा दो। इसकी सबसे लीस्ट बेसिसिटी होती है। ऐसा क्यों, ड्यू टू सम स्टैरिक फैक्टर, ठीक है, यहाँ स्टैरिक फैक्टर प्लस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हैं, रिपेल भी करेंगे, ठीक है, सो देयर आर सम स्टैरिक फैक्टर भी है, ग्रुप भी बड़ा सा लगा हुआ है। सो स्टैरिक फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की वजह से क्या है कि जो भी ग्रुप होगा अपार्ट फ्रॉम दिस की वो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आपने इतना सोचना नहीं है। तो कहते हैं कि जो भी रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप, कि वो डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है, सब्स्टिट्यूएंट, आपने उसको क्या मानना है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हमेशा क्या होते हैं। ऑर्थो का इफेक्ट क्या है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो भी एनालिन होगा वो हमेशा क्या होगा, एक वीक बेस। तो बिना सोचे समझे उसको पीछे आपने सबसे एंड में रख लेना जब आप सीक्वेंस डिसाइड करते हो। क्लियर। चलिए फिर इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो जैसे पहली जैसे ये आ गई एग्जांपल, दिस इज़ योर सिंपल एनालिन, ठीक है, ये आपकी एनालिन है। ये आपकी जो है दिस इज़, मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा दिया, दिस इज़ N मिथाइल एनालिन, दिस इज़ NN डाइमिथाइल एनालिन। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सिंपल एनालिन है, यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है जिसका क्या है, मिथाइल ग्रुप। सबसे पहले जब कंपैरिजन आता है यही देखो कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो मिथाइल ग्रुप का क्या होता है, +I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, राइट। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट तो हमारे काम का है ऑब्वियसली, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है, यहाँ पे आपको 2 ग्रुप मिल जाएंगे जिनका +I इफेक्ट होगा। सो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट हो रहे हैं, इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। स्ट्रक्चर नंबर अगर आप इनको नंबरिंग देते हो 1 2 3, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर 1, उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 2, उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं हम। ये है एनालिन, ये है हमारे पास N फिनाइल, दिस इज यू कैन राइट डाउन डाइफिनाइल, डाइफिनाइल एनालिन, डाइफिनाइल एनालिन। ये आपके पास होगी ट्राइफिनाइल एनालिन, ट्राइफिनाइल एनालिन। ये नेक्स्ट एग्जांपल होगी। अब ये सबसे पहले वही देख लो ग्रुप कौन से लगे हैं इनके साथ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे एक ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे 2 हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा बेसिसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी, लेटेस्ट
स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3। तो सबसे लीस्ट बेसिक कौन सा हो गया? स्ट्रक्चर नंबर 3 बिकॉज इट हैज़ 3 फिनाइल ग्रुप हैविंग माइनस आई इफेक्ट। देन हेयर वी हैव 2 फिनाइल ग्रुप हैविंग माइनस आई इफेक्ट, और जबकि यहाँ पे ऐसा सिर्फ एक ही ग्रुप है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। क्लियर? तो सबसे पहले ग्रुप ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सा लगा है, अगर हमारे काम का है, मतलब बेसिसिटी के काम का कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला। चलिए, उसके बाद हमने ये एग्जांपल्स अपनी जो है दिस वन, ये वाली एग्जांपल्स हमने सारी कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में भी आता है बीएससी के एग्जाम्स में। पैरा एनसीडाइन एंड मेटा एनसीडाइन। तो पैरा एनसीडाइन और मेटा एनसीडाइन, पहले स्ट्रक्चर लिखना देखिए कि एनसीडाइन होता क्या है। अगर आपका एनालिन जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो ग्रुप लगा है दैट इज मिथॉक्सी, वो पैरा पे लगा है तो पैरा एनसीडाइन, मेटा पे लगा है तो मेटा एनसीडाइन। तो अब ऐसा हम देखेंगे कि क्या है पैरा और मेटा में, कि जो इनको बेसिसिटी जो है दोनों की एक दूसरे से अलग जो है वो है। तो यहाँ पे देखो मिथॉक्सी ग्रुप है, पैरा पोजीशन पे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई होप बनाने आते होंगे, क्योंकि इसके लोन पेयर जो हैं वो जा रहे हैं इन रेजोनेंस, सो दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर दी। सो लेट इज स्ट्रक्चर नंबर 1 2 और यहाँ पे कर देते हैं 3, यहाँ पे कर देते हैं 4। ये मैंने सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। और ये मेटा है, मेटा की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा देती हूँ। ये आ गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट होगी, ठीक है। सो वी हैव, सबसे पहले ये लिख लें जो बॉन्ड हमारे, ऐसा करते हैं इस साइड से बनाते हैं, ये यहाँ शिफ्ट होगी, आपको ज़्यादा इजी रहेगा। OCH3 पॉजिटिव, ये बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं हिलाए हमने, NH2 ये आ गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी। सो OCH3 पॉजिटिव, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ गई, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये आ गया NH2, फिर उसके बाद ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये ठीक है। तो मतलब सीक्वेंस वाइज आपने सारा लिख देना। OCH3 डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज नहीं भूल जाना, जिस पे है उस पे आपने पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़रूर लगाना है। ये आ गया यहाँ पे। तो अब अगर आप मेटा और पैरा एनसीडाइन को कंपेयर करोगे तो पैरा एनसीडाइन के केस में हमारे पास देखो स्ट्रक्चर नंबर 3 एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे है जिसके साथ डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। सो इट इज स्टेबलाइजिंग दिस चार्ज। जबकि मेटा में अगर आप देखो तो कोई ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया हो जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। तो याद एक चीज़ रखिएगा कि कार्बन, अगर जब ऐसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, अगर जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और कोई ग्रुप लगा है जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो वो उसको स्टेबलाइज करता है, पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करता है अपने डोनेटिंग इफेक्ट से। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो वो उसको अपनी तरफ विड्रॉ करके क्या करेगा, स्टेबलाइज। तो ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ पैरा के केस में पॉसिबल है, मेटा के केस में नहीं है। ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ज़्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से क्या है, ये जैसे विड्रॉ करेगा ना अपनी तरफ, ये देखो इलेक्ट्रॉन, तो इस पर ज़्यादा अवेलेबल हो गए इलेक्ट्रॉन, तो इजीली ये किसी को दे पाएगा, बेसिसिटी अपने आप बढ़ गई। तो इसलिए याद रखिएगा कि पैरा एनसीडाइन जो है इट इज़ मोर बेसिक दैन मेटा एनसीडाइन, और रीज़न यही है ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट कंपेयर करोगे, नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है इसी तरह पैरा नाइट्रोएनालिन एंड मेटा नाइट्रोएनालिन, और इवन इसको पेपर में आपको आ जाता है कि कंपेयर करो एनालिन, ऑर्थो नाइट्रोएनालिन, मेटा नाइट्रोएनालिन, पैरा नाइट्रोएनालिन। तो सबसे पहले अगर आप इसको स्ट्रक्चर नंबर देते हो 1 2 3 एंड 4, तो सबसे पहले आप ग्रुप देखोगे कौन सा लगा है, ग्रुप हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, तो डेफिनेटली ये बेसिसिटी को कम करने वाला है। तो देखिए एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसपे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो 1 को सबसे आगे रख दो। फिर उसके बाद ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो वाला सबसे एंड में जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रुप होगा ऑर्थो पोजीशन पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो हमेशा बेसिसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो अब कंपेयर किसको करना रह गया, सिर्फ ऑर्थो एंड मेटा को। तो चलिए देखते हैं हम। सो यहाँ पे देखो हमारे पास जो पैरा नाइट्रोएनालिन है, पैरा नाइट्रोएनालिन के केस में ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई। ये मैंने इस तरफ को अब क्यों बनाए हैं, यहाँ से इस तरफ क्यों नहीं बनाए, क्योंकि नाइट्रो का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो ये देखिए ये रेजोनेंस में आ गए, तो आपने ये नेगेटिव चार्ज जो है वो बना देना है यहाँ पे।
ठीक है। फिर ये आगे, और एक चीज़ और एक यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर जैसे नाइट्रो ग्रुप लगा होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, और उसमें ये ऐसे अनसैचुरेशन हो, तो ऑर्थो और पैरा पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो उस पर चार्ज हमेशा रोटेट करके जाता है, मतलब उस पर पूरा चार्ज जो है, जैसे ये देखो ऑक्सीजन की तरफ आया, फिर से ये पूरा रोटेट होके आगे की तरफ जाएगा। तो ये याद रखना सिर्फ ऑर्थो पैरा के केस में पॉसिबल होता है, पूरी ऑर्गेनिक में, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आया, आगे आपने रोटेट किया, ठीक है। सो ये देखिए रोटेट होके आगे ये स्ट्रक्चर बन गए। आई होप आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं इसके बनाने आते होंगे, नहीं आते तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप हाथ से ड्रॉ करोगे उतनी जल्दी आपको स्ट्रक्चर जो है वो लर्न हो जाएंगे। अब इसी तरह आप देखिए आगे, मेटा नाइट्रो एनालिन के केस में क्या है कि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विड्रॉ होंगे। चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पहले यहाँ पे बॉन्ड आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ऐसा रहा, ये पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नीचे आ गए इसके, तो NH2 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। चलिए नेक्स्ट ये यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। तो आपने ये देखिए ये बॉन्ड पहले लिख लिया, फिर NH2 पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे आ गया ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसी तरह ये शिफ्ट हो गया आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो वी हैव दिस स्ट्रक्चर, NH2 पॉजिटिव, ये आ गया NO2, और ये। तो अगर आप मेटा को कंपेयर करो पैरा के साथ, तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मेटा के केस में नहीं है जिसमें नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जबकि अगर आप पैरा में देखोगे, वी हैव द स्ट्रक्चर नंबर दिस थर्ड, देखिए नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे है ना जिसके साथ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। क्लियर, पैरा के केस में ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, जबकि ऐसा कोई स्टेबल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर, सो दैट्स वाई, इसका मतलब स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, ये ज़्यादा बेसिक है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये लेस बेसिक है, क्योंकि इसमें स्टेबल स्ट्रक्चर है ना, तो ये यहाँ पे किसी को देने की बजाय इधर रिंग को देना ज़्यादा पसंद करेगा, है ना, क्योंकि इसको पता अगर मैं रिंग को दे रहा हूँ, मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है जो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये किसी को नहीं देगा, अपनी रिंग इसकी विड्रॉ करेगी। तो इसका मतलब हो गया इसके केस में रेडली अवेलेबल होंगे एज कम्पेयर टू पैरा। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस जो है फिर बनता है कि मेटा, ठीक है, मेटा का आपने लिया हुआ है स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, उसके बाद पैरा का स्ट्रक्चर नंबर 4। तो ये आपका फाइनल सीक्वेंस बन गया कि सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा जो बेसिक है दैट इज़ एनालिन, उसके बाद मेटा नाइट्रो एनालिन, देन पैरा, एंड सबसे लीस्ट वाला तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से आपका ऑर्थो नाइट्रो एनालिन। क्लियर, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और कौन सी हमारी एग्जाम्पल है, दैट इज ऑफ पैराटोलुडाइन, मेटाटोलुडाइन, ऑर्थो एंड ऑर्थोटोलुडाइन एंड एनालिन। तो पहले सबसे पहले इसको नंबर 1 2 3, मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है ऐसे 1 2 3 करना, कि आपको बार बार नाम नहीं लिखना पड़ेगा। तो ऑर्थोटोलुडाइन को तो सबसे पीछे रख देते हैं ना ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। अब ये जो ग्रुप लगा है दैट इज प्लस आई, इसका इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है, हमारे काम का है, हमारी बेसिसिटी को ये बढ़ाएगा एनालिन की को। तो इसका मतलब अब हम पहले वो देख लेते जिसपे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, तो वो है हमारा एनालिन, मतलब ये लेस बेसिक हो गया, इसको यहाँ पे रख देते हैं, बिकॉज देर इज नो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन केस ऑफ एनालिन हैविंग प्लस आई इफेक्ट। तो उसके बाद आता है हमारे पास कंपैरिजन मेटा का और पैरा का। तो जैसा मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये लगने वाला है पैरा पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा डोनेट करेगा यहाँ पे रेडली इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ड्यू टू इट्स प्लस आई इफेक्ट एज कम्पेयर टू योर मेटाटोलुडाइन। तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया 1 और सबसे उससे कम हो गया नंबर 2 मेटा वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। मैंने स्टार्टिंग में जब वो 3 पॉइंट्स बताए थे कि चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है इफेक्ट है वो ज़्यादा पैरा पे लगता है, ठीक है। फिर एक ऑर्थो इफेक्ट वाला मैंने आपको पॉइंट बताया था कि ऑर्थो इफेक्ट पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो उसको लीस्ट बेसिक ही होगा। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा किस पोजीशन पे लग रहा है, पैरा पे, तो ये ज़्यादा बेसिक हो गया। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट ये सारी हमने एग्जांपल्स कर ली हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था एनसिडाइन, नाइट्रो, टोलुडाइन। अब लास्ट आती है हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट के बेस पे जो एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टेरिक इफेक्ट के बेस पे जो एग्जाम्पल है हमारे पास ये देखिए NN डाइमिथाइल एनालिन एंड NN26 टेट्रामिथाइल एनालिन। अब क्या होता है, जैसे ये इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं दैट आर H, हाइड्रोजन ही तो है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसका कंपैरिजन आता है जैसे इसके साथ NN26 टेट्रामिथाइल एनालिन के साथ, तो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूएंट देखोगे इतने बल्कि नहीं है,
है ना, इतने बल्कि नहीं है ना। जबकि यहाँ पे क्या है, बल्कि ये क्या है, बल्कि है। तो अगर हम स्टैरिक फैक्टर कंसीडर करते हैं तो ज़्यादा स्टैरिक हिंड्रेंस कहाँ पे है, यहाँ पे मोर स्टैरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। स्टैरिक हिंड्रेंस है, रिपल्शन है, आपको पता है यहाँ पे अगर आप इसको खोल के लिखते हो तो ये ऐसे ही होते हैं एच, तो इनका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो रिपेल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब ये रेजोनेंस में आते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल हैं वो प्लेनर में हों विद दैट ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है। किसी को कुछ देना चाहते हो, उसका मतलब आपके साथ पूरी रेजोनेंस में भी वो होना चाहिए, एक प्लेन में भी चीज़ होनी चाहिए, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में दे पाएगा। अगर ये कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इसके ऑर्बिटल के साथ प्लेन में नहीं होंगे, इन द प्लेन नहीं होंगे, तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हिंड्रेंस होने की वजह से, स्टैरिक फैक्टर की वजह से, रिपल्शंस होने की वजह से द ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन रिमेन नो लॉन्गर इन द प्लेन विद दैट ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। ये प्लेन में नहीं रहता, ठीक है, थोड़ा सा प्लेन से साइड में होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ नहीं दे पाएगा, ठीक है। यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन पेयर वो रेजोनेंस में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये किसी को दे सकता ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू स्टैरिक फैक्टर नहीं दे सकता। तो दैट्स वाई स्ट्रक्चर नंबर ये जो है 2, अगर ये 1 है तो 2 स्ट्रक्चर ज़्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू 1, जब क्योंकि यहाँ पे इतनी स्टैरिक हिंड्रेंस नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल हैं दैट आर इन द प्लेन विद दैट ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, तो ये इजीली अपने लोन पर इसको दे सकता है, रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल है। अब यही अगर हम उठा लें ये वाली एग्जांपल, पिक्रामाइड, ये है स्ट्रक्चर पिक्रामाइड का, एनालिन के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पे 2 नाइट्रो ग्रुप एंड पैरा पे 1 नाइट्रो ग्रुप, और ये है NN डाइमिथाइल पिक्रामाइड, ठीक है। कि अगर आप एनालिन के सब्स्टिट्यूएंट हटा के मिथाइल ग्रुप लगा दो तो यहाँ पे देखिए ये फिर वही चीज़ आ गई, ये देखिए कितना स्टैरिक फैक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि ये वाला नो लॉन्गर प्लेन, जब यहाँ पे रिपल्शंस होंगी ये ऑर्बिटल प्लेन में नहीं रहेगा, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगी। इसका मतलब अगर ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 4 है, तो 4th स्ट्रक्चर ज़्यादा बेसिक होगा 3rd स्ट्रक्चर के कंपेरिजन, बिकॉज यहाँ पे आपको दिख ही रहा है छोटे छोटे सब्स्टिट्यूएंट हैं, जबकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा बल्कि है। क्लियर। सो यही आपका जो था दोनों ही वीडियोज़ में कवर हो गया है, बेसिसिटी ऑफ अमीन। तो सारी एग्जांपल्स है, इसके अपार्ट मुझे नहीं लगता कि BSc लेवल पे तो कोई भी एग्जांपल आती है, इन्हीं में से आएगी अगर आपको एग्जांपल आएगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।